नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूँ आपके साथ निधि तिवारी। और आज जो है एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, इसीलिए हम आपके साथ लाइव हाजिर हैं। क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जो सीजेआई चंद्रचूड़ ने तमाम तरह की टिप्पणी की, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि वो दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिस का जो वीडियो देखा, उसमें वो वोटों को जिसमें वो वोटों को रद्द कर रहे हैं। तो इसको देखकर सीजीआई ने कहा कि ये साफ तौर पर लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है और जो कुछ हुआ है उससे हम सभी स्तब्ध है पूरी तरह से। और सीजीआई ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो ऑफिसर है वो कैमरे की तरफ देख रहा है और उसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आती है। और उन्होंने जो चुनाव का पूरा वीडियो है वो भी पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से हम चुनाव करवाएंगे और इस मामले पर अगले हफ्ते अब फिर से सुनवाई होगी। और साथ ही साथ सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि अधिकारी जो मतपत्र है उसको कैसे खराब कर सकता है, ऐसी हरकत के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह की कड़ी टिप्पणी सीजीआई चंद्रचूड़ ने की है। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो चंडीगढ़ चुनाव हुए इस पर तो लगातार सवाल उठते चले ही आ रहे हैं कि किस तरह से वोट रद्द कर दिए गए आम आदमी पार्टी के। और अब सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस तरह की टिप्पणी की है, क्या लगता है कि सख्त एक्शन होगा? देखिए, वैसे तो मैं बहुत उनकी टिप्पणियों को तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने तमाम सारे केसेस में देखे, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे दूसरे और केसेस हो, महाराष्ट्र के केसेस हो, सबको लेकर के उनकी टिप्पणियां बहुत अच्छी आती हैं, तमाम भाषण बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन जब जजमेंट आते हैं तो निश्चित रूप से वो डिसअपॉइंट करते हैं। और मैं बड़े ईमानदारी से कह सकता हूं, वो लोकतंत्र को और न्याय को खत्म करने वाले होते हैं, संविधान को खत्म करने वाले होते हैं। बहरहाल, एक अच्छा ये लगा कि उन्होंने सुना और जो टिप्पणी की प्रथम दृष्टया वो निश्चित रूप से बनती थी, क्योंकि जब पहले तो इस चुनाव को लेकर शुरुआत से ही साजिश हो रही थी। आप यदि आप देखें तो पहले जो है चुनाव का जो चंडीगढ़ में शेड्यूल होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, वो दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाता था। 1 जनवरी से नया मेयर चार्ज संभाल लेता था। लेकिन इस सरकार ने आके पहले आगे खिसकाया, 6 जनवरी कर दिया, 3 जनवरी किया, फिर 6 जनवरी कर दिया, फिर उसके बाद में 18 जनवरी का हो गया। चलिए, जो डीसी है विवेक प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का परिवार से है, तो इसलिए यहाँ डीसी लगा हुआ है और उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो 18 तारीख का जारी किया, 18 जनवरी को होगा चुनाव। उसने जो चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी, चुनाव अधिकारी तय किया, वो अधिकारी कौन था? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अनिल मसीह, उसे उन्होंने बनाया। स्वाभाविक सी बात है, तमाम सारी चीजें आप समझ सकते हैं, आप उसको क्यों बना रहे हैं, उसे बनाया। उसको बनाने के बाद में उसके साथ में जो लोग लगाए वो भी सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। बहरहाल, लोग चुनाव के लिए गए और चूंकि पहले चुनाव की जब जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उस समय तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं था इस चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और आम आदमी पार्टी के ने भी फाइल किया और भाजपा ने भी फाइल किया। लेकिन उसके पहले गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद में कांग्रेस पार्टी का मेयर का कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेने जब जाता है तो साहब उसको कैद कर लिया जाता है और फिर ला करके उसके अपने घर में बंद कर दिया जाता है, बाहर पुलिस लगा दी जाती है। अब आप इससे समझिए कि घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया उसको कि वो अपना नामांकन वापस ना ले। बहरहाल, रात को ही पूरा बवाल होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और समेत तमाम सारे नेता इसको लेके जाके विरोध करते हैं, उसके घर के सामने धरना देते हैं। और जब ये होता है तो अंत में वो हाईकोर्ट जाके हैबियस कॉर्पस मूव करते हैं, तब कहीं हाईकोर्ट के आदेश पर उसे मिलने दिया जाता है।
और फिर वो अपना नामांकन अगले दिन वापस ले पाता है। तो आप समझिए कि इस तरह साजिश रची गई। चलिए, यह हो जाने के बाद फिर जब चुनाव होने का था तो पहले सहायक चुनाव अधिकारी बीमार पड़ जाता है। अगले दिन जिस दिन वोट पड़ रहा होता है उस दिन जो अनिल मसीह है जिसे चुनाव अधिकारी बनाया गया होता है वो जाकर के बीमार पड़ जाता है। और वो बीमार पड़ने के बाद वो क्या कहता है, जिस समय चुनाव होने के 1 घंटा पहले बीमार पड़ने की घोषणा करता है और लोग वोट डालने पहुंचते हैं और पता चलता है कि साहब चुनाव अधिकारी बीमार है इसलिए चुनाव नहीं होगा। तो ये तो वैसे ही हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कह दे कि मैं तो बीमार पड़ गया, अब लोकसभा चुनाव नहीं होगा। तो उसी तरह की स्थितियां हैं। आप अरे हर चीज की व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं रह गया। बहरहाल चुनाव निरस्त हो जाता है और जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको लेके शोर मचाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ होता है, तो हाईकोर्ट जाते हैं। तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई तो कहते हैं 22 तारीख को असल में प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए उस दिन तो नहीं कराना चाहिए और यह कह देते हैं। और उसके बाद में दूसरी तरफ वही डीसी विवेक प्रताप सिंह एक नया नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि 6 फरवरी को अब चुनाव होगा। भाई क्यों 6 फरवरी को होगा? यदि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना है तो 23 को करा लीजिए। बहरहाल हाईकोर्ट में 23 तारीख की डेट लगती है, 23 तारीख को हाईकोर्ट सुनता है और अंत में कहता है कि 6 फरवरी क्यों? तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। उस चंडीगढ़ में यह बात कही जाती है जिसे हिंदुस्तान का पीसफुल सिटी कहते हैं। अब आप समझिए, इसके बाद में जब हाईकोर्ट इंटरवीन करता है तो फिर हाईकोर्ट 30 जनवरी डेट तय कर देता है। जब 30 जनवरी डेट तय कर देता है तो फिर साजिश रची जाती है और किस तरीके से वही चुनाव अधिकारी जो कह रहा था मैं बड़ा बीमार हूं और ये हो गया वो ठीक हो जाता है और फिर उसी को ही बना दिया जाता है और उस अनिल मसीह के सामने वोटिंग होती। बड़ी कोशिशें होती हैं कि कांग्रेस के तोड़ लिए जाएं, आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए जाएं, पूरा खरीद फरोख्त की पूरी साजिश होती है, कुछ नहीं टूटता है। 20 के 20 वोट पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी टोटल 35 वोट है जिनमें एक एमपी का मिला के 36 वोट बनते हैं और 36 में से भाजपा को 16 वोट मिले, एक उसके एमपी का, एक अकाली दल का और बाकी भाजपा के 14। उधर दूसरी तरफ और जो ये 14 है भाजपा के, ये 14 भी नहीं थे, इनमें भी तोड़े गए, कुछ आपसे कुछ कांग्रेस से, तो वो पहले तोड़े जा चुके थे। उसके बाद में जब यह हो जाता है तो उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं टूटता है और वो 20 के 20 वोट डालते हैं और जब वोट डालते हैं तो उसके बाद जब गिनती होती है तो गिनती के समय में बैलेट जो भी यदि कोई आप अवैध घोषित करते हैं तो उसे आपको दिखाना होता है। ऑन कैमरा है कि खुद चुनाव अधिकारी उस बैलेट पे 8 बैलेट पे निशान लगा देता है और फिर कहता है चूंकि वहां एक निशान और लगा हुआ है पेन से इसलिए ये इनवैलिड है और 8 इनवैलिड कर देता है और इस तरह से करके करता है। ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि सीसीटीवी कैमरे में होगा चुनाव, नहीं तो शायद ये भी नहीं पता चलता और मनमानी चलती। तो इस तरह से करके जब ये होता है, अब चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता है, अमित शाह को रिपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा सब खेल जो हो रहा था वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश के तहत हो रहा था और यह बर्दाश्त नहीं था कि उनके केंद्र शासित राज्य में भाजपा हार जाए किसी तरह से, इसलिए साजिश सरेआम रची गई और जिस तरीके से रची गई, सब कुछ किया गया, उसके पीछे बड़ी साजिश है, बड़ी योजना थी। क्यों अनिल मसीह को ही बनाया गया? क्योंकि अनिल मसीह अल्पसंख्यक समाज से यदि उन पे हमला करेंगे तो पूरे देश में ये कहेंगे कि देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, बनती है कि हम उनके हितैषी हैं लेकिन ये उनके भी हितैषी नहीं। तो ये सब साजिश के तहत किया गया सारी चीजें। क्यों उसी को बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या सारी चीजें खेल है सामने।
और इसके बाद में जब ये होता है तो सारी चीजें यहीं तक नहीं खत्म होती। जब लोग बैलेट देखना चाहते हैं तो दिखाने नहीं दिया जाता है, वो लेके भाग जाता है और चुनाव अधिकारी की स्थिति है जबरन अपनी कुर्सी से उठता है और मेयर के कैंडिडेट जो होता है बीजेपी का उसे अपनी ही कुर्सी में बैठा के कहता है कि हाँ हमने चार्ज दे दिया। भाई चार्ज ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। तो इस तरह से करके उन सब चीजें वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो सरेआम कत्ल किया जा रहा था, ऑन कैमरा कत्ल किया जा रहा था लोकतंत्र का। तो इससे बड़ी हत्या तो वही टिप्पणी सीजेआई ने की है और उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो संवैधानिक और न्यायिक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। लेकिन इसका असली इंसाफ तो तब हो जब चुनाव अधिकारी विवेक प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अनिल मसीह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जितने ये सारे फ्रॉड किए गए इन सब पर चुनाव को निरस्त करके तत्काल दोबारा चुनाव कराया जाए, इसे लिंगरान न किया जाए क्योंकि यहां मेयर की पोस्ट सिर्फ 1 साल की होती है। और ये सब साजिश इसलिए रची गई क्योंकि 2024 का चुनाव आ गया है तो 2 महीने बाद में चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में इस साजिश के जरिए जो खेल किया गया है वो खेल इसलिए किया गया है कि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए, बताया जाए कि चाहे गठबंधन कर लें या कुछ कर लें हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। तो ये पता चल रहा है कि जो सत्ता की पावर है उससे चुनाव आयोग की मिली भगत से निर्वाचन तंत्र को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो इससे कैसे उभर पाएंगे? देखिए मैं वही कह रहा हूं, यहां तो कैमरा लगा था, हर चीज आपको दिख गई इसलिए पकड़ गया। जहां कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है, इंटीरियर्स है, वहां क्या क्या ये खेल करेंगे और किस तरह से सरकारी मशीनरी, अफसरान, सारे लोग आंख मूंद के बैठ जाएंगे और यह सारा गुनाह होते हुए लोकतंत्र में होने देंगे और कराएंगे, खुद अफसरान कराएंगे। तो इस चीज को हमने देख लिया। यदि खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जो कि यहां का अपर मुख्य चुनाव अधिकारी है, और उसके बाद में दूसरे और अफसरान कहते जो जिम्मेदार है, राज्यपाल कहता, किसी ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उल्टा गलत होने दिया, इसका मतलब है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी की देखरेख में हो रहा था और होने दिया गया और इसका बचाव किया गया अदालतों में। आप समझिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इतना सब अन्याय क्यों कर रहे हैं? अफसर कभी भी अपने आप को नहीं फंसाता है। क्यों फंसा रहा है? क्योंकि उसे ऊपर से डायरेक्शन है कि ये कराना है। तो ये पूरी साजिश नरेंद्र मोदी की थी और आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक तरफ तो विपक्ष द्वारा ईवीएम बैन करने की मांग हो रही है जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और जो सड़कों पर भी हैं, तमाम वकील हैं, तमाम आम जनता भी है, वो लोग भी ईवीएम बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में तो चुनाव ईवीएम से हुआ ही नहीं, वहां तो बैलेट पेपर से हुआ। और जब बैलेट पेपर में इस तरह की धांधली हो रही है तो फिर कहां तक लोकसभा चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? ना तो बैलेट पेपर से, ना ही ईवीएम से। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका निधि। सबसे बड़ी बात है, आज आप मशीन का है, चलिए तुरंत गणना कर लेते हैं। आप ये देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश के लोगों को जिससे वो होता है, क्योंकि देखिए वोट इस देश की पब्लिक डालती है, पब्लिक मुतमईन होना चाहिए कि उसने जिसे वोट दिया उसको वोट गया है। अब यदि पब्लिक चाहती है, जिसके लिए चुनाव होता है, जो लोकतंत्र की मालिक है, यदि वो चाहती है बैलेट से हो तो बैलेट से हो जाना चाहिए। हालांकि देखिए मैं निजी तौर पे ईवीएम के बहुत खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है निष्पक्ष जरूर होना चाहिए। ईवीएम सही कर रही है, गलत कर रही है, इसकी क्रॉस चेक होनी चाहिए। आप ईवीएम से ही कराइए, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति जिसको वोट डाल रहा है उसकी उसे पर्ची मिल जानी चाहिए कि हाँ साहब आपने इसको वोट डाला है, ये आपकी पर्ची है। और यदि नहीं तो कम से कम पर्ची जो है, वीवीपैट जो है, मशीन इसको सुनिश्चित करे, हर व्यक्ति देखे और उसके अंदर डाल दे। यदि जरूरत पड़ जाए तो वहां गिनती की जा सके।
तो यह जरूर होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूं, निश्चित रूप से यह होना चाहिए, क्योंकि जो कहीं पर भी ये शक की गुंजाइश आए तो चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। इससे एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की बात बनती है, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं उससे तो बुरे हैं। लेकिन यदि ये सोचते हैं कि बैलेट से ही हो जाएगा, तो आप याद करिए बड़ा समय रहा है, हमने तमाम सारे केसेस उस समय सुने हैं, आप लोग तो नहीं रहे होंगे, मैंने तो बैलेट के चुनाव देखे हैं और खुद भी वोट दिया है। तो स्थिति होती थी बैलेट का जो पूरा पेटी होती थी वो गायब हो जाती थी, तो आप क्या कर लेंगे। तो इस तरह की भी स्थितियां हैं कि पेटियां गायब हो जाएं, कोई और चीज हो जाए, तो ये सब है। तो असल में सरकारी मशीनरी के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी है, इन सबसे ज्यादा ईवीएम हो या बैलेट हो या क्या हो, पहले मशीनरी को सुनिश्चित किया जाए और सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाए कि यदि एक भी गड़बड़ी पाई गई, कुछ होगा तो किसी और को नहीं, जो उसका सर्वोच्च जिम्मेदार है उसे नापा जाएगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तो वो करेगी नहीं, वो तो चाहती है कि हाँ सब ये बना रहे, ये संशय बना रहे, जिसके कारण हम जीतने की तमाम साजिश रच सके। तो ये साजिशों का दौर है और ये साजिशें होती चुनाव, आपने देखा ना किस तरीके से झारखंड में हुआ, सरकार गिराने के लिए क्या क्या साजिश रचते हैं। जो जमीन आज तक कभी किसी के नाम ट्रांसफर ही नहीं हुई, जो आज तक बिकी ही नहीं, जो बेची जा ही नहीं सकती, उस जमीन के ट्रांसफर और नाम करा लेने और उसके मालिक बन जाने का मुकदमा दर्ज करके जेल डाल दिया जाता है। जब मुख्यमंत्री को डाल दिया जाता है तो आम आदमी की आप सोचिए क्या होती होगी। इसी तरीके से सरकार बनाने के लिए किस तरह से नीतीश के साथ मिलकर कैसे कैसे तोड़ा गया और कैसे किया गया, हम सब देख रहे हैं, वो नंगे नाच देख रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अपने आप में धब्बा है। और यह स्थिति निश्चित रूप से शर्मनाक है और मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहां पर भी प्रधानमंत्री सीधे इन्वॉल्व है, ईडी उन्हीं को रिपोर्ट करती है, उसी तरीके की स्थिति यहां है। तो प्रधानमंत्री हमारा खुद इन्वॉल्व हो तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा अधिकारी जो है, वही जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो सच करने की बजाय इस लूट में शामिल है। और ऐसे लुटेरे को क्या कहेंगे आप, तो उसको तो न शर्म है न हया है। तो जब शर्म ना हो, हया ना हो, तो उस शख्स से कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते। जी। जी बिल्कुल सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ वो इस देश का सबसे खराब चुनाव था? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि देश में पूरी तरह से तानाशाही आ चुकी है और किसी की भी नहीं सुनी जाएगी, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, उनके वोटों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है कि उन्हें जीतना है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। निधि, 20 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ आया था तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं देख रहा था, नई नई कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेके मैंने, और उसी समय चुनाव हो रहा था। तो आप ये सोचिए, मैंने देखा था उस वक्त कितनी निष्पक्षता से चुनाव होता था। कभी कभी चंडीगढ़ में सवाल उठता ही नहीं था। चंडीगढ़ के इतिहास में मैंने देखा है कभी इस तरह की स्थितियां नहीं रही। लेकिन पहली बार यह हालत है कि चंडीगढ़ में वो होने लगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। चंडीगढ़ में इतनी व्यवस्थाएं अच्छी होती थी, यहाँ के अफसरान इतने अच्छे होते थे कि कोई भी एक गलत काम करने की सोचते नहीं थे। और मैंने उस चंडीगढ़ को देखा है जहां एक आप कॉमन मैन की हैसियत से चिट्ठी लिख दीजिए तो उसका भी आपको जवाब वहां से आता था और आपको बताया जाता था, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी, वो चंडीगढ़ होता था। आज उसी चंडीगढ़ को, जिसकी आदर्श व्यवस्था थी, उसको बर्बाद कर दिया गया। जो कहा जाता था, नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हो उल्टा गया। उस समय चंडीगढ़ में 2 ही सेक्रेटरी होते थे, एक एडवाइजर होता था। आज 8 सेक्रेटरी हैं, एडवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही, इसके अलावा अफसरान की फौज बढ़ गई, लेकिन व्यवस्थाएं बद से बदतर हो गई। कहीं पर किसी चीज की जवाबदेही नहीं रह गई और हालात ये हो गए
कि सब कुछ कैसे बर्बाद करना है, उस दिशा में काम होने लगा। ये निश्चित रूप से दुखद है और इतना दुखद स्थिति मैंने तो नहीं देखी थी। तो मैं जो देख रहा हूं, पहली बार मैं 99 में आया था चंडीगढ़, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी देखा था, बेहतरीन था। फिर जब 2004 में आया तब देखा, और तब से लेके आज 20 साल हो रहे हैं। आप ये सोचिए 20 साल से अधिक हो गया, और वो देख करके मुझे लगता है कि इतनी बुरी दशा में आ गया है चंडीगढ़, अपने आप में शर्मनाक है। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा से चुनाव करवाएंगे। और वो जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था, जो लगातार कैमरे की ओर देख रहा था और उसके बाद जो बैलेट पेपर के तमाम वोट जो है वो निरस्त कर दिए गए, उस पर भी उन्होंने संदेह जाहिर किया है और कहा है कि उस पर साफ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसकी स्थिति बिल्कुल ही संदेहास्पद थी। तो इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।